बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय। मैं केंद्रीय बजट के विषय में कहना चाहूंगा कि ये बजट आंकड़ों की चमक से भरा हुआ है, लेकिन आम आदमी की जिंदगी में किसी तरह की रोशनी नहीं ला पाता। यह 9वां मौका था जब माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन में बजट पेश किया और अब तक के इतिहास का सबसे नीरस बजट पेश हुआ। पिछले 11 वर्षों के अंदर बजट में की गई घोषणाओं को पूरा करने का कार्य यह सरकार नहीं कर पाई। फिर आने वाले वक्त में बजट में फिर से घोषणाएं मात्र की गई हैं। बजट पेश होते ही शेयर मार्केट की तेजी जो है वो इस बात को दर्शाती कि बजट कैसा पेश हुआ है। इस बजट के पेश होते ही शेयर मार्केट बुरी तरीके से गिरा, मार्केट क्रैश हुआ, सेंसेक्स 2300 पॉइंट नीचे गिरा। इससे पता लगता है कि यह बजट कैसा था। पूरा जो है निवेश लाखों करोड़ों स्वाहा हो गया। बजट ना निवेशकों का, ना बाजार का और ना आम आदमी की उम्मीदों पर खरा उतर सका। 2026 का यह बजट इस बात को बताता है कि मोदी सरकार 20 साल के बाद की बात कर रही है। जो सरकार की आज की समस्याएं हैं वो आने वाले 2047 के भारत में उसका जवाब मिलेगा। ये 2014 से 2026 के बीच की जो नाकामी है वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब इनके पास, सरकार के पास में निकट भविष्य के लिए किसी प्रकार का कोई खास नहीं बचा है। केवल बातें हैं और वो बातें भी राजनीति की अपनी कोरी कल्पनाओं से परिपूर्ण है। माननीय सभापति महोदय, यह बजट युवा बनाम वादे साबित हो रहा है। देश आज बेरोजगारी, महंगाई और आय की असमानता के गंभीर समस्या से जूझ रहा है। यहां सरकार जब स्टार्टअप और स्किल की बात करती है, लेकिन सवाल यह है कि कितने स्थायी, सम्मानजनक और सुरक्षित रोजगार बने। बेरोजगार युवा को रोजगार देने के नाम पर एमएसएमई, औद्योगिक क्षेत्र, ऑरेंज इकोनॉमी, एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स सेक्टर के माध्यम से रोजगार देने की बात तो कही गई है, लेकिन पिछले 11 वर्षों के अंदर प्रति वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार जो देने की बात थी वो वादा पूरा नहीं हो पाया। तो किस प्रकार से नए रोजगार का सृजन हो पाएगा, यह जान पाना मुश्किल है। माननीय सभापति महोदय, सरकारी भर्तियां ठप हैं, ठेका और अस्थायी नौकरियां बढ़ रही हैं। निजी क्षेत्र में सुरक्षा किसी प्रकार की नहीं है। यह बजट युवाओं को नौकरी नहीं, सिर्फ भाषण देता है। करेक्ट। रोजगार पैदा करने के वादे पर पब्लिक कैपिटल खर्च को सही ठहराया जाता है। हालांकि भारत का अभूतपूर्व कैपेक्स पुश जो है वो सार्थक रोजगार पैदा करने में नाकाम रहा है, जिससे खर्च और नतीजों के बीच में एक बुनियादी कमी वो सामने आ रही है। फाइनेंशियल ईयर 26 के पहले तिमाही में लगभग 15 लाख करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट घोषणाओं में से 57% कैपिटल इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग में है और 22% बिजली में है। ऐसे में जब प्रोजेक्ट पूरा होने के मामले में यह पैटर्न जो है वो और भी ज्यादा असंतुलित होता है। फाइनेंशियल ईयर 26 के मध्य तक पूरे हुए 4 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स में से 61% ट्रांसपोर्ट सेवाओं में है और इस सेक्टर के अंदर जो है रोजगार मल्टीप्लायर जो है बड़ा सीमित है। नए रोजगार का सृजन होना संभव नहीं है। लगभग 2.8 करोड़ पढ़े लिखे युवा सक्रिय रूप से बेरोजगार हैं और आईएलओ के मुताबिक बेरोजगारी जो की आबादी जो है, युवाओं की हिस्सेदारी उसके अंदर 82.9% है। 15 से 29 साल के लोगों में युवा बेरोजगारी लगभग 14% है, जो कि भारतीय औसत जो लगभग 5% है उसका ये 3 गुना है। जबकि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो संरचनात्मक रूप से कमजोर बना हुआ है। स्थायी एवं अच्छी नौकरियां, उनकी बजाय भारत में कैजुअल और गिग वर्कर्स बेस्ड काम वो ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। गिग वर्कर्स जहां 2020-21 के अंदर 77 लाख से बढ़कर ये 2029-30 तक 2.3 करोड़ की अनुमानित जो है संख्या होगी, जो इस बात को बताता है कि कैपेक्स आधारित ग्रोथ जो है वो वर्कर्स को प्रोडक्टिव रोजगार नहीं देती है, इसके बजाय असुरक्षित और बिना स्ट्रक्चर वाली नौकरियों की ओर ज्यादा धकेला जा रहा है।
माननीय सभापति महोदय, महंगाई पर मैं एक सवाल सरकार से पूछना चाहता हूं। क्या यह बजट महंगाई से जूझ रहे आम नागरिक के लिए है? क्या यह आम आदमी के दर्द को महसूस इस बजट को पेश करने से पहले किया गया? आज देश का हर परिवार यह पूछ रहा है, दाल, चीनी, दूध, सब्जी, बिजली, गैस, सब कुछ महंगे क्यों हैं? यह परिवार का प्रश्न है जिसका जवाब यह बजट नहीं दे पाया। लेकिन बजट में महंगाई शब्द का जो उल्लेख है बहुत ही संकोच के साथ में लिया गया। लोगों को उम्मीदें थी कि बजट में सोने चांदी पर, डॉलर पर, डीजल पेट्रोल के जो आसमान छूते दाम हैं उनको कम करने के लिए बजट के अंदर कोई प्रभावी कदम उठाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वित्त मंत्री जी ने इन ज्वलंत मुद्दों पर जो है किसी प्रकार की कोई बात करना उचित नहीं समझा। इससे यह पता लगता है कि लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरने का काम इस बजट ने किया। 400 पार का नारा दिया था, लेकिन चांदी की कीमतें 400,000 के पार जरूर पहुंचा दी। भारत में आय की असमानता अभी इस वक्त ब्रिटिश राज के अंदर जो परिस्थितियां थी उससे भी बदतर हैं। गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है वो और अत्यधिक बढ़ गई है। 10% जो लोग हैं, जो ऊपर के 10% लोग हैं, राष्ट्रीय आय का लगभग 58% हिस्सा उनको मिल रहा है और जो निचला आधा जो हिस्सा है, 50% जो हिस्सा है, वो तबका जो है उसको मात्र 15% मिल रहा है। संपत्ति के मामले में भी शीर्ष के 10% लोगों के पास में 65% संपत्ति है और निचला जो आधा हिस्सा है उनके पास मात्र 6.4% संपत्ति है। यह इस बात को दर्शाता कि कितनी बड़ी असमानता गरीब और अमीर के बीच में पैदा हो चुकी है। माननीय सभापति महोदय, हम गैस सिलेंडर की बात करें, आम परिवार की पहुंच से बाहर गैस सिलेंडर हो चुका है। वो वक्त था जब यूपीए में छोटी सी भी रसोई गैस के दामों में वृद्धि होती थी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और नेत्रियां सड़कों के ऊपर सिलेंडर और चूल्हे लेकर के खाना पकाने के लिए बैठ जाते थे। अब कहां गए वो? इतनी भारी वृद्धि गैस के दामों में हो चुकी है कि आम जनता के, आम आदमी के रीच से यह बाहर जा चुका है। ईंधन पर टैक्स कम नहीं किए गए हैं। आवश्यक वस्तुओं पर प्रभावी मूल्य नियंत्रण इस बजट में कहीं नजर नहीं आ रहा है। जब तक महंगाई के ऊपर सीधा हमला नहीं होगा तब तक किसी भी बजट को जनहितैषी बताना मैं समझता हूं कि वो गलत होगा। यह बजट कर्मचारियों के भी पक्ष में नहीं रहा। कर्मचारियों की बात करें तो कोविड अवधि में जनवरी 2020 से जून 2021 के दौरान जो रोके गए 18 माह के डीए और डीआर एरियर्स के रूप में केंद्र के ऊपर लगभग 35,000 करोड़ की अनुमानित जो है देयता बनाता है, जिसका भुगतान जो है केंद्र की इस बजट में किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया। इससे पता चलता है कि इस वर्ग की भी उपेक्षा की गई। एससी, एसटी, ओबीसी के कल्याण के लिए बजट में नहीं के बराबर बढ़ोतरी की गई है, जिसका कोई औचित्य नहीं है और पिछले वर्षों में एससी, एसटी, ओबीसी का जो बजट है वो भी पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ है। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि यह बजट जो है वो किसान विरोधी भी है। कृषि क्षेत्र में आवंटन और नीतिगत प्रतिबद्धता देश की वास्तविक चुनौतियों के अनुपात में जो पर्याप्त नहीं है। किसान आज भी उत्पादन लागत में निरंतर वृद्धि, अनिश्चित बाजार मूल्य, जलवायु परिवर्तन में प्रभाव और किसान पर कर्ज के बोझ, इन तमाम समस्याओं से जूझ रहा है। इसके बावजूद कृषि एवं सहायक क्षेत्रों के लिए बजटीय वृद्धि जो है महंगाई और वास्तविक लागत के अनुपात में जो है सीमित दिखाई देती है। किसानों के लिए आय की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। एमएसपी कानूनी गारंटी से वंचित है और कृषि बजट में महंगाई से कम दर से बढ़ाया गया है। क्या अन्नदाता के प्रति सरकार की यही संवेदनशीलता है? ये बजट में सामने है। माननीय सभापति महोदय, कृषि केवल आर्थिक गतिविधि नहीं है बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण सामाजिक संरचना की आधारशिला भी है। यदि बजटीय प्राथमिकताओं में किसान हाशिए पर रहेगा तो इसका प्रभाव केवल कृषि पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्थिरता पर भी पड़ेगा। केंद्रीय बजट में कृषि की हिस्सेदारी घटी है। कृषि एवं संबंध क्षेत्र की पिछले वर्ष 2025-26 में 1,71,000 करोड़ के मुकाबले इस वर्ष 2026-27 में कुल आवंटन
1,62,000 करोड़ है, यानी इस वर्ष बजट 9,000 करोड़ कम हुआ है। मैं कहना चाहूंगा हम मनरेगा की बात करें, सैकड़ों किसान और श्रमिक मनरेगा में हुए बदलाव के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को इस बजट में पूरी तरीके से नजरअंदाज किया। इससे पता लगता है कि किसानों और श्रमिकों के प्रति क्या संवेदनशीलता इस सरकार की है। मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम का नाम बदल करके विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VBGRAMG कर दिया गया। मनरेगा से महात्मा गांधी को हटा दिया, मनरेगा से महात्मा गांधी को हटा दिया, किंतु VBGRAMG में भगवान राम को स्थापित नहीं कर पाए। ये लोग ना महात्मा गांधी जी के हुए और न ही भगवान श्री राम के हुए। श्री राम का नाम चुनाव के अंदर फायदा लेने के लिए जरूर इन्होंने समय समय पर किया है, और 22 जनवरी 2024 को भी अयोध्या में श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का मकसद भी सिर्फ जो है चुनावी मकसद था। मनरेगा से देश के गरीबों को बहुत बड़ा फायदा पहुंचा है, और चूंकि मनरेगा कांग्रेस की योजना रही और इस योजना को इसलिए समाप्त करने की पहल, इसमें किए गए संशोधन और इसमें किया गया नाम परिवर्तन है। माननीय सभापति महोदय, यह बजट कॉरपोरेट केंद्रित भी है। टैक्स छूट और प्रोत्साहन बड़े उद्योगों को, छोटे व्यापारियों को, एमएसएमई को और स्वरोजगार करने वाले युवाओं को हाशिए पर रखा गया है। सरकार कहती कि सामाजिक क्षेत्र में निवेश बढ़ाया गया है, लेकिन शिक्षा में गुणवत्ता की बात है, पर सरकारी स्कूलों विश्वविद्यालयों के लिए संसाधन जो है वो घटते जा रहे हैं। सरकार द्वारा 2026-27 में शिक्षा बजट में वृद्धि ऊंट के मुंह में जीरे के समान साबित हुई। वित्त मंत्री जी ने लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत विदेश पढ़ाई के लिए पैसे भेजने में लगा टीसीएस पर दर जो है वो 5% से घटा करके 2% तो कर दिया, परंतु देश में सरकारी स्कूलों की हालत की एक वानगी से मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा। राजस्थान में, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, 31 जनवरी को राजस्थान की विधानसभा में राज्य के शिक्षा मंत्री जी ने स्वीकार किया कि राज्य में 3,768 सरकारी स्कूल इमारत के अभाव में वर्तमान मंदिरों से संचालित हो रहे हैं। यह हालात स्कूलों की है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य के कुल 45,365 सरकारी स्कूलों में से 41,178 स्कूल भवनों, इनके भवनों का ढांचा जो है वो जर्जर हालत में है, और उसमें बड़े पैमाने में जो है मरम्मत की आवश्यकता इनको है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि सरकार ने 7 गंभीर बीमारियां, कैंसर आदि की दवाओं की दरें जरूर कम की हैं, लेकिन दवाओं पर बेहताशा एमआरपी के निर्धारण या उस पर अंकुश लगाए जाने पर किसी तरह की कोई चर्चा नहीं की है। ऐसे में मैं कहना चाहूंगा कि बजट में जिस प्रकार से राज्यों को भी नजरअंदाज किया गया है वो भी गलत है। राजस्थान में तो इनकी खुद की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फिर भी राजस्थान के विकास के लिए कोई महत्वपूर्ण घोषणाएं नहीं हुई हैं। वो समय था जब राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी स्वयं अपने स्तर के ऊपर जो है वहां पर विकास का कार्य करवाते थे। राज्य को किसी तरह का कोई सहयोग नहीं मिलता था। राजस्थान को केंद्रीय करों की हिस्सेदारी में इस बार राज्यवार प्रतिशत के हिसाब से कटौती देखने को मिली है। पिछले बजट में केंद्रीय करों में राजस्थान की हिस्सेदारी 6.026% थी, जो इस बार घट करके 5.92% हो गई है। इस बात से साफ दिखता है कि किस प्रकार की परिस्थितियां इस बजट के अंदर हुई हैं। आम आदमी को, जनता को, गरीबों को जो है नजरअंदाज करने का काम किया है। यह बजट भारत की जो आत्मा है, किसान, मजदूर, युवा और मध्यम वर्ग, इनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा है। यह बजट सपनों का है, समाधान का नहीं है, विजन का है, वेतन का नहीं है, भाषण का है और भरोसा का नहीं है। यह बजट जो है किसी भी प्रकार से जो अपना जो है किसानों, मजदूरों और युवाओं के प्रति
संवेदनशीलता प्रदर्शित नहीं कर पाया। मैं अंत में इन पंक्तियों के साथ में अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। कागजों में सजे हैं सपनों के ख्वाब, बजट 2026 बोला सब्र करो जनाब, कर कम हुआ तो ताली बजी, महंगाई बोली अभी मैं जिंदा हूं साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।